हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। देखिए, करंट अफेयर्स से साप्ताहिक अर्थात वीकली करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूं मैं। आज हम कवर करने वाले 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण सवालों को। क्वेश्चनों का मोड रहेगा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस टाइप, जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों से किए जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद है, आशा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे। हम करंट अफेयर्स की डेली वेज वीडियोस आपके लिए नहीं लाते हैं, यानी सप्ताह में एक वीडियो और उसी वीडियो में पूरे सप्ताह की करंट आपको कवर करा दी जाती है और टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में रहते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल, आप लोगों को पता होगा RBI ने ये घोषणा की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि जो 2000 रुपये के नोट हैं उन्हें हम बंद कर रहे हैं, उन्हें जिसके भी पास में हो वो ज़मा कर दे, है ना। तो इसके लिए एक डेट रखी गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है, RBI ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की? यानी RBI ने ऐसी घोषणा कब की कि आप जो आपके पास में नोट हैं उन्हें बैंक में जमा करा दो? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, आप लोग के पास में भी थोड़ा समय रहेगा। तो RBI ने जो शुरुआत में 2000 रुपये की नोट को प्रचलन से वापस लेने की जो घोषणा की थी वो 19 मई 2023 को की थी। यानी 19 मई 2023 तक जो बैंक नोट थे, 2000 रुपये का नोट, उसे बैंक में वापस जमा कर सकते थे, है ना। चलिए, इसके बाद ये जो डेट है 19 मई के स्थान पे 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई थी। RBI का आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है? ये मुंबई में है, याद रखिएगा, मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। चलते हैं सवाल नंबर 2 से पहले इसके फैक्ट की तरफ। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 2000 रुपये के नोट मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी थी। यह निर्णय निकासी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद बदला गया था, क्योंकि निकासी के लिए निर्दिष्ट प्रारंभिक अवधि समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो ये डेट बढ़ा दी गई थी। पहले जो ये डेट रखी गई थी 19 मई 2023, फिर इसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोज़ा पुरस्कार मिला है। स्पिनोज़ा पुरस्कार क्या दर्शाता है? फटाफट से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, फिर उसके बाद में अपना आंसर कमेंट में भेजिए अगर आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन के बारे में तो, वरना ध्यान से देखिएगा। तो सही आंसर है, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोज़ा। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोज़ा पुरस्कार मिला। डॉक्टर गुप्ता एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। स्पिनोज़ा पुरस्कार डच विज्ञान का एक सर्वोच्च सम्मान होता है। राइट आंसर था इसका सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर तीसरा है, 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति, जिसका नाम है MPC, मौद्रिक नीति समिति MPC, ने पॉलिसी रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया था? MPC ने, फटाफट से बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है इस वीडियो के। तो देखिए, सही आंसर जाएगा, इसे 6.50% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया गया था। यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, जो पहले से चला आ रहा था उसे पूर्ववत ही रखा गया। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं हम लोग। देखिए, RBI के गवर्नर, तो पूछ सकता है RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर 2023 को घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति यानी MPC
ने सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। ठीक है भैया, अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर है 4। 2024-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? तो 2024-25 के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस है ना, तो इसके लिए वृद्धि क्या मानी गई है, फटाफट से बताइए। तो देखिए इसके लिए सही आंसर है वो मानी गई है 6.5% है ना, 6.5% ये मानी गई है, एक अनुमान है आरबीआई का कि इतनी रहेगी 6.5% के आसपास। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। 2023-24 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% है, जिसमें प्रत्येक तिमाही के लिए विनिष्ट विकास दर का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, स्टार मार्क कर दिया, उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नरगेस मोहम्मदी है ना, नरगेस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से क्यों सम्मानित किया गया है? आखिर क्या वजह थी, इन्होंने क्या काम किया था जो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ईरान में, ये लेडीज़ हैं, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए है ना। तो ईरान में महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और नरगेस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी को 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार भारत में रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अब सरकार द्वारा जारी कौन सी दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है, यानी कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है वो उपयोग में लाए जा सकते हैं? केवल पासपोर्ट, पहचान का एक प्रमाण और पते का प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो क्या हो सकता है? केवल आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र और उपयोगी बिल। तो देखिए सही आंसर जाएगा नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार भारत में रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय पहचान का कोई प्रमाण और पते का कोई प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग में ला सकते हो। विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फैक्ट कवर कर लीजिए, बिल्कुल सेम बातें फैक्ट में भी हैं। मंत्रालय ने भारत में ड्रोन पायलटों के लिए नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 पेश किए हैं। तो आपको पूछेगा मंत्रालय ने भारत में ड्रोन पायलटों के लिए, जो ड्रोन के पायलट है ना, नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 में पेश किया गया है ना। यदि ड्रोन पायलट की पासपोर्ट नहीं है पास में तो सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र जैसे मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पते का प्रमाण, अब रिमोट पायलट प्रमाण पत्र है ना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले ड्रोन संचालित रिमोट पायलट प्रमाण पत्र लागू करने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य था। आगे देखिए सवाल नंबर आगे 6 की तरफ। भारत में नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है? तो कब नहीं होती, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए है ना, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ बी विकल्प इसमें बिल्कुल राइट है। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर लीजिए। गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली नई ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट के शुरुआती दिन है ना, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कहाँ पे हराया? आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है टूर्नामेंट वो चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी जो टीमें हैं वो भाग ले रही हैं। तो
5 अक्टूबर 2023 को जो शुरुआती दिन मैच हुआ था, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया था, और ये कहाँ पे हराया था? तो याद रखना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा जो कि अहमदाबाद में है, यहाँ शुरुआती मैच हुआ। बी विकल्प इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर्स आप लोगों तक पहुंच जाएगी। टूर्नामेंट के शुरुआती दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 283 रन का विजयी लक्ष्य रखा, और कीवी टीम ने यह लक्ष्य 36.2 ओवर में 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था। तो सही आंसर इसका था बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। 5 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन में उल्लिखित फोकस के प्रमुख क्षेत्र क्या रखे? तो जो समझौते हुए वहाँ पे फोकस के जो बिंदु थे वो आखिर क्या थे, है ना? तो सही आंसर है आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वास्थ्य की देखभाल, स्थान और बहुत कुछ। सही आंसर गया, ये थे फोकस के प्रमुख क्षेत्र। बी विकल्प राइट है। 5 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग के लिए जो समझौता ज्ञापन है ना, उसमें जो फोकस रखा गया था, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वास्थ्य की देखभाल, स्थान और बहुत कुछ, उसमें जानकारी शामिल की गई थी। यहाँ इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो कि यूएई बोलते हैं, है ना, ने 5 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी में एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0 और औद्योगिक मानक जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ऐसा जो ज्ञापन था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव नाटकों और गद्य के लिए, नाटकों और गद्य के लिए इस पुरस्कार से किसे नवाजा गया, जरा बताइए। तो देखिए सही आंसर है जान फासे। जान फासे, नाटकों में जान फंसी रहती है, आपको पता होगा। देखिए फैक्ट कवर करिए। नॉर्वेजियन लेखक जान फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जान फासे, याद रखना 2023 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है अभिनव नाटक और गद्य के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है? तो किसने सौंपा है, जरा बताइए। बहुत ही बढ़िया और उपयोगी क्वेश्चन है, किस संगठन ने सौंपा है? तो याद रखिएगा सी विकल्प सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, याद रखना, है ना, ये क्या सौंपा है? तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना के हाथ में सौंपा है। फैक्ट कवर करिए जरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 4 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF, इंडियन एयरफोर्स वाली को LCA, है ना, LCA तेजस लड़ाकू विमान, LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण सौंपा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हांगझो एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जो हांगझो एशियाई खेल हुए 2022 वाले खेल 2023 में संपन्न कराए गए। ड्यू टू कोविड-19 2022 में खेल नहीं हुए। एशियन गेम्स 2023 में संपन्न कराए गए, लेकिन 2022 के नाम से ही जाने जाएंगे, आपको पता है। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता हांगझो एशियाई खेल। तो हांगझो यानी कि चीन में इन खेलों का आयोजन हुआ, ठीक है भैया। तो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भैया, एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था, 45 टीमें शामिल थी। 18वें एशियाई खेल 2018 में आयोजित किए गए थे।
एवं 19वां संस्करण 2023 में चीन के हांगझोउ में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजन किया गया। इस खेल को 2022 में किया जाना था, परंतु कोरोना के चलते इसे 2023 में किया गया, इसलिए इसे एशियाई खेल 2022 के नाम से जाना जाएगा। अगले खेल 2026 जापान में होंगे, उससे अगले खेल 2030 में ये होंगे कतर दोहा, और उससे अगले जो होंगे वो उत्तरी कोरिया, है ना, के समथिंग में होंगे। चलिए यहाँ से देखिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट। वर्ष 2018 में भारत ने 78 पदक जीते थे। वर्ष 2018 एशियन गेम्स में 78 पदक जीते, जबकि 2023 में 107, ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था एशियन गेम्स में, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्राउन्ज मेडल जीते थे। कुल मिला के भारत ने 107 मेडल अपने नाम किए थे, है ना, जिसमें अब की बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्राउन्ज मेडल भारत के हाथ लगे थे। देखिए भारत की कंडीशन चौथे नंबर पे थी, पहले नंबर पे 338 पदक लेके चीन सबसे ऊपर था। भारत की बात करूं तो गोल्ड 28 मिले, सिल्वर 38 मिले, ब्रॉन्ज 41, यानी टोटल पदक मिले थे 107। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। तो सही आंसर जाएगा तीर अंदाजी, और 11वें दिन ये इन्होंने कारनामा किया था। ठीक है भैया, 11वें दिन ये इन्होंने कारनामा किया था। सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था 11वें दिन। यहाँ कवर करिए 11वें दिन उल्लेखनीय स्वर्ण पदक विजेताओं में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ज्योति सुरेखा वेन्नम और कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाजी में ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 वैज्ञानिक कौन से हैं, जिन्हें रसायन विज्ञान के संबंध में या क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉगी जी बाबेडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव। तो ऑप्शन यहाँ आप लोगों का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें मॉगी जी बावेडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव शामिल हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, या किसके लिए दिया जाता है रसायन विज्ञान में जो पुरस्कार है? तो याद रखना 2023 का जो दिया गया है वो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। तो बी विकल्प इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है मोगी जी बाबेडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमेव को, ये क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। यहाँ देखिए इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जाना जाता है। जो छोटे नैनो कण हैं, जो कि छोटे नैनो कण हैं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने सफलतापूर्वक अत्यंत छोटे कणों का उत्पाद किया, जिनके गुण क्वांटम घटना से प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वयं निधि, पीएम सम्मान निधि कह दो, पीएम स्वयं निधि कह दो, है ना, एक ही बात है। पीएम स्वयं निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरा बताइए। इस सवाल से रिलेटेड फैक्ट भी कवर कराऊंगा, पहले आंसर करिए। तो देखिए पीएम स्वयं निधि योजना का प्रमुख उद्देश्य है, सी ऑप्शन सही है, रेहड़ी पटरी वालों को, है ना, रेहड़ी पटरी वालों को स्पर्शक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। तो यहाँ आप लोग का सही ऑप्शन जाएगा सी विकल्प के साथ में। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करिए। पीएम स्वयं निधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सहायता देना सुनिश्चित किया है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। तो उपयोगी सवाल है, याद रखो ये। आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? बताइए जरा क्या है? सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, 50,000 रुपया। 50,000 रुपये याद रखना। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली
कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि 50,000 है। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। 1 जून 2020 को शुरू की गई यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक का सपार्श्विक है ना, सपार्श्विक मुक्त यानी जिस पे कर नहीं लगेगा, सपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। तो ये योजना शुरू की गई थी 1 जून 2020 को, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक है ना फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था अन्नू रानी ने, याद रखिएगा। सी विकल्प राइट है। जिन्होंने 62.9 मीटर है ना जो भाला है वो फेंका और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। यहाँ इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करिए। अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक में फाइनल में 62.92 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आगे बढ़िए। हांगझो एशियाई खेलों में है ना महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था? पूछ सकता है। तो सही आंसर जाएगा पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने दौड़ यानी 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, याद रखो है ना। तो पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आगे प्रकाश के एटोसेकेंड है ना, प्रकाश के एटोसेकेंड स्पंदों से संबंधित प्रायोगिक विधियों के लिए 2023 भौतिकी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ना। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। पियरे एगोस्टिनी है ना और फेरेंक क्रश और एनी एल हुइलियर। तो यहाँ बी विकल्प आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर जाएगा इसके साथ में। देखिए आगे 2023 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, साइंसेज द्वारा है ना। पियरे एगस्टोनी और फेरेंक क्रशइज और एल हुइलियर है ना, एनी एल हुइलियर को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है? जरा बताइए। तो सही आंसर जाएगा अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी होता है वहां पे। तो बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति माना जाता है ईबीसी को। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर लीजिए। बिहार सरकार ने अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए हैं जो इस वर्ष 2 चरणों में आयोजित किया गया है ना, याद रखना। और ये ईबीसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना वो किया गया है कैटरालिन कारिको और ड्रू विसमैन को है ना। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को मेडिसिन में संयुक्त रूप से है ना, संयुक्त का मतलब जुड़े हुए रूप से 2023 का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को ये पुरस्कार दिया गया है, जो COVID यानी कोविड-19 टीकों के विकास में सहायक था। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? एक और उपयोगी क्वेश्चन है, तो याद रखना 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू को चुना गया है ना। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ को चुना गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर के रूप में जाएगा। यहाँ से कवर कर लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू को 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। तो पूछ सकता है इन्होंने किसे हराया था? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया था। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 जो कि सूर्य की कक्षा में गया है या फिर मंगल कक्षा में गया है, आप लोग बताएंगे किसकी कक्षा में गया है? सूर्य। आदित्य L1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? अंतिम गंतव्य क्या है जरा बताइए। तो देखिए सही आंसर इस सवाल का जाएगा सूर्य, पृथ्वी है ना,
सूर्य पृथ्वी लैंगिक बिंदु L1, ये उसका लक्ष्य रखा गया है। सी विकल्प राइट है। यहाँ से कवर करिए सारी जानकारी। भारत का सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक पृथ्वी के प्रभाव से आगे निकल गया है और अब लैग्रिश बिंदु L1 की ओर बढ़ रहा है। याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस प्रतिष्ठित नारे के साथ रहा है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। याद रखना, जय जवान जय किसान, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मना रहा भारत। महात्मा गांधी के सम्मान में भारत और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और समारोह जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो 154वीं है ना, 154वीं जयंती मनाई गई है ना। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था ना पोरबंदर गुजरात में, तो उसके हिसाब से कितनी मनाई गई? 154वीं जयंती मनाई गई थी, याद रखो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल था। तो इस वीक की जो करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो गए। देखिए, नॉर्मल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इसी टाइप से जो हैवी क्वेश्चन होंगे ना वही आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। तो दूसरे वीक की करंट अफेयर्स भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो कैसी लगी।